Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely EU-China Summit, rhetoric, realities and the need for reciprocity. EU-China की जो समिट है उसमें जो बयानियां हैं, जो रियलिटीज़ हैं, वो जो हैं हमें इसमें देखने को मिलेंगी कि बेसिकली क्या रियलिटीज़ हैं और रेसिप्रोसिटी की किस तरीके से जो है वो ज़रूरत है। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स किस्म का डायनेमिक्स हैं EU और चाइना के रिलेशनशिप के अंदर एड्रेस करने के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं जैसे कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है ईयू की चाइना की की तरफ जो है ठीक है कह सकते हैं हम और जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं बहुत सारी और ह्यूमन राइट कंसर्निंग इश्यूज भी हैं जैसे कि ईयू जो है वो चाइना के हवाले से तो अपनी समिट में ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा बात करेगा लेकिन वैसे अगर देखा जाए ओवरऑल अगर इसराइल कॉन्फ्लिक्ट्स में जो गजा और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उस हवाले से ह्यूमन राइट्स के हवाले से रवैया जो है ईयू का वो कुछ और नज़र आता है। तो यहाँ पर बहुत से चैलेंजेस भी नज़र आ रहे हैं जिसमें जो है वो अचीव करना है ईयू को बैलेंस चाह रहा है, फेयर पार्टनरशिप चाह रहा है, ठीक है? और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव भी खुलकर सामने आता है जो ग्लोबली डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट में हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ग्राउंड रियलिटीज़ भी समथिंग डिफरेंट हैं, मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं, हम उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली टर्म बनती है वो है डीकपलिंग। डीकपलिंग करना यहाँ पर इस रेफर कर रही है ये टर्म आइडिया जिसमें रिड्यूस की जाए इंटरडिपेंडेंस जो है यानी यूरोपियन यूनियन और चाइना के दरमियान जो इंटरडिपेंडेंस है उसको कम से कम किया जाए खसूसी तौर पर इकोनॉमिक टर्म्स में। ठीक है, जो भी इंटरडिपेंडेंस है उसमें यानी कि चाइना के इन्फ्लुएंस को कम कर दे। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास डी रिस्किंग करना आ जाता है। डी रिस्किंग यहाँ पर रेफर कर रही है मिनिमाइज करने को या जो रिस्क है उसको मिटिगेट करने के लिए इकोनॉमिक इंट्रैक्शन की वजह से यानी कि ईयू और चाइना की जो इकोनॉमिक इंट्रैक्शन है उसकी वजह से कुछ चैलेंजेस उठ रहे हैं जो कि ईयू के लिए नुकसान का बाइस है तो ईयू इसको डी रिस्क करने की कोशिश भी कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रेसिप्रोसिटी आ जाती है। रेसिप्रोसिटी भी एक टर्म यहाँ पर यूज की जा रही है बैलेंस के लिए। फेयर एक्सचेंज चाह रहा है ईयू के बेनिफिट जो है ईयू और चाइना को दोनों तरीके से इकोनॉमिक रिलेशनशिप में दोनों को बराबर बराबर मिले, फेयर हो जाए। ठीक है, और ईयू जो है वो एडवोकेट यही कर रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए उसे, म्यूचुअल बेनिफिट चाहिए तिजारत के अंदर। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास टर्म रेट्रिकल आ जाता है। रेट्रिकल बयानिए को कहते हैं, स्टेटमेंट पे कहते हैं। ठीक है, जिसमें कायल करने की भरपूर कोशिश की जा रही होती है, डिफरेंट पॉलिसी चेंजेस की डिमांड की जा रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास कन्फर्मेशनल बाइसेस आ जाते हैं। ठीक है, इससे मुराद यहाँ पर यही है कि एक टेंडेंसी, एक रुझान जिसमें जो है वो जो एग्जिस्ट करते हुए बिलीव्स हैं, कुछ व्यू पॉइंट्स हैं, आइडियाज़ जो भी एग्जिस्ट करते हैं, उनको क्रिटिकली रीअसेस करते हुए उनको मान लेना, उनको एडहेर कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास ग्लोबल साउथ आता है। ग्लोबल साउथ जिसके अंदर लैटिन अमेरिका, एशिया ये तमाम शामिल हैं और लेस्ट इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ भी शामिल हैं। उसके अलावा नेक्स्ट टर्म है हमारे पास रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर से मुराद यही है कि इंटरनेशनल दुनिया के अंदर अगर हम देखें एक जो तरतीब बनी हुई है उसमें कुछ इंटरनेशनली कुछ रूल्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं जिसको जो है बजा लाना या उनके उनको फॉलो करना जो है वो कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिलैंथ्रोपी ट्रेड आ जाती है। फिलैंथ्रोपी कहते हैं इंसानियत से मोहब्बत करने वाले को, तो वो यहाँ पर फिलैंथ्रोपी की ये जो ट्रेड है इसकी टर्म इसलिए यूज की गई है कि चाइना यहाँ पे ये करना चाहिए चाइना को कि वो ईयू को ना फिलैंथ्रोपी वाली ट्रेड उसके साथ शुरू कर दे, अपने जो बेनिफिट्स हैं उसको बेशक इग्नोर कर दे और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट जो है ईयू को देना शुरू कर दे। ठीक है, आयरॉनिकली यहाँ पर ये टर्म यूज़ की जाएगी। उसके अलावा नेक्स्ट जो है ग्रीन एनर्जी एफिशिएंसी की बात की जा रही है। ग्रीन एनर्जी एफिशिएंसी यहाँ से इस यहाँ पर रेफर कर रही है कि इफेक्टिवनेस कितनी है, सस्टेनेबिलिटी कितनी है, एनर्जी प्रोडक्शन की कंजम्पशन कितनी है कि वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो कम से कम लेकर आए। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो है मेडिएशन। मेडिएशन से मुराद भी यही है कि समिट या बयानिए दिए जा रहे हैं जो कि बेसिकली कि टेंजिबल रिजल्ट्स तो नहीं लेकर आ रहे। जब तक ये नहीं लेकर आएंगे इस तरह के रिजल्ट्स, जब तक कि इंटरवेंशन नहीं हो जाती, जब तक एड्रेस नहीं किया जाता, इन डिफरेंसेस को खत्म नहीं किया जाता या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस नहीं उठाए जाते। तो ये थी इसकी कुछ टर्म्स जो हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इकोज विद rhetorical ideas such as EU showing deepest concern of alleged human rights violation in Xinjiang, तिब्बत। ठीक है, जो और बयाने की आवाज़ें हैं, जो आइडियाज़ निकल के आ रहे हैं ईयू की जानिब से डीपेस्ट कंसर्न दिखा रहे हैं, उन्होंने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का इल्ज़ाम लगाया है जिंगजियांग पर, तिब्बत पर, कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। The 24th EU's EU China summit took
took place on 7th December in बीजिंग चाइना। ठीक है, बीजिंग चाइना में 7 दिसंबर को यहाँ पर ईयू की जो है वो 24th जो है हम कह सकते हैं ईयू चाइना समिट हुई है। दिस वाज द फर्स्ट इन पर्सन ईयू चाइना समिट सिंस 2019। 2019 से लेकर जो है ये एक आप कह सकते हैं कि ये एक वाली समिट ऐसी थी कि जो कि फर्स्ट इन पर्सन यूएस चाइना ईयू चाइना की समिट रही है। The summit discussed trade, the Ukraine conflict, climate change, alleged human rights violation in Xinjiang and Tibet, and the Middle East situations. ठीक है, समिट में ट्रेड डिस्कस की गई है, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस किया है, क्लाइमेट चेंज को डिस्कस किया गया, ह्यूमन राइट की जो वायलेशन हो रही है Xinjiang या तिब्बत में, और मिडल ईस्टर्न जो सिचुएशन है, ये तमाम जो है बातें डिस्कस की गई। The EU and China are major economic partners with 2.3 billion bilateral trade, bilateral यानी दो तरफा जो इनकी ट्रेड होती है वो 2.3 बिलियन डॉलर्स की होती है, इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं ये। हाउएवर द एनुअल ईयू ट्रेड डेफिसिट विद चाइना इज ऑलमोस्ट 400 बिलियन यूरोज, और ताहम जो एनुअल जो ईयू की ट्रेड का डेफिसिट बनता है चाइना के साथ वो 400 बिलियन यूरोज बनता है। एंड दिस इज अ मेजर एजेंडा पॉइंट एज द यूए इज कन्विंसिंग चाइना ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ मोर बैलेंस इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद अ लेवल प्लेइंग फील्ड एंड रेसिप्रोसिटी। और यही वो एजेंडा था, यानी कि 400 बिलियन यूरोज का जिसमें डेफिसिट होता है, ईयू का ट्रेड डेफिसिट होता है, यही वो एजेंडा था जिसमें ईयू कन्विंस करने की भरपूर कोशिश कर रहा था चाइना को कि वो इंपॉर्टेंस को समझे कि किस तरीके से बैलेंस इकोनॉमिक रिलेशनशिप होना चाहिए, रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए, दो तरफा फायदे होने चाहिए। EU leaders are extensively using the term decoupling and de-risking and reiterating that the EU does not want to decouple with China but looking for ways to de-risk its situation। EU के जो लीडर्स थे उन्होंने एक्सटेंसिवली इस टर्म का इस्तेमाल किया, डीकपलिंग का और de-risking का, और रिटरिएट किया यानी बार बार दोहराया कि ईयू जो है वो ये नहीं चाह रहा कि वो डीकपल कर ले, चाइना के साथ राब्ते तोड़ दे, लेकिन वो कुछ वेज देख रहा है कि किस तरीके से इस डी रिस्क किया जाए सिचुएशन को। The subsides by the subsidies by China on electric cars and other items have triggered a huge demand for these goods in the EU market। सब्सिडीज देखी जाए चाइना की तरफ से इलेक्ट्रिक कार्स की और दूसरी आइटम्स के ऊपर, तो वो एक ह्यूज डिमांड है ईयू की मार्केट के अंदर उसकी, क्रिएटिंग रिस्की कंपटीशन फॉर ईयू कंपनीज। ठीक है, जो कि ईयू कंपनीज के लिए बहुत ही रिस्की वाला कंपटीशन बढ़ा रही हैं। इन माय ओपिनियन डे रिस्किंग इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ डीकपलिंग टू मिनिमाइज द रिस्क एंड सिक्योर द ईयू मार्केट। अब यहाँ पे राइटर अपनी राय में कह रहे हैं कि डी रिस्किंग जो है वो बाय प्रोडक्ट ही है डी कपलिंग का ही। ठीक है, मिनिमाइज करता है रिस्क को, सिक्योर करेगा ईयू की मार्केट को। द ओनली प्रैक्टिकल सॉल्यूशन अल्बाइट एंड इम्पॉसिबल वन इज डी कपलिंग, अदरवाइज डी रिस्किंग इज जस्ट अ बज वर्ड दैट इकोज द हेल्पलेसनेस। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल सोल्यूशन यही है कि मतलब इम्पॉसिबल यहाँ पर उनको लग रहा है ये चीज। ठीक है, और कह रहे हैं कि डी कपलिंग करना ही, अदरवाइज हम देख सकते हैं डी रिस्किंग जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक बज वर्ड ही रह गया है, जिसकी हेल्पलेसनेस वाली आवाजें जो हैं वो सुनाई दे रही हैं। द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बिटवीन द ईयू एंड चाइना इज ह्यूज, क्योंकि जो ट्रेड का वॉल्यूम है ना ईयू और चाइना के दरमियान उसका गैप बहुत ही बड़ा है। हैविंग द इक्वेशन ऑफ हाई डिमांड बाय द ईयू एंड कंसिस्टेंसी एंड चीपर सप्लाई बाय चाइना। जैसे अगर इक्वेशन में देखा जाए तो हाई डिमांड्स हैं ईयू की तरफ से, कंसिस्टेंसी है, चीपर सप्लाई हो रही है चाइना की तरफ से। This de-risking idea requires an alternate market to fulfill the demands of EU countries। तो फिर अगर ये de-risk हो जाता है आइडिया, अगर उसको रिक्वायर क्या होगा, उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि अल्टरनेट मार्केट की जरूरत है, क्योंकि ईयू की जो कंट्रीज की डिमांड्स है उसको एक अल्टरनेट मार्केट ही पूरा कर सकती है। द प्रॉब्लम इज दैट अ हाई डिपेंडेंसी on China does not allow EU member countries to register their reservation openly because they know decoupling from China will starve their market। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हाई डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर, ये ना सिर्फ अलाउ कर दिया ईयू मेंबर्स कंट्रीज को कि वो रजिस्टर करवाएं अपने रिजर्वेशन को ओपनली। ठीक है, ये उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो है वो जानते हैं कि डीकपल करना चाइना के साथ उनकी मार्केट को बिल्कुल खुश्क कर देगा, खत्म कर देगा। दिस कुड बी द रीजन व्हाई द ईयू हैज डिसाइड टू डील विद द इशू रेट्रिकली। तो यही वजह रही है कि इसी वजह से जो ईयू है उसने यही डिसाइड किया कि वो डील को जो है वो रेट्रिकली बयानी के तौर पर जो है उस इशू को उठाएगा, उनसे डील करेगा। द EU China Summit 2023 was also echoed with rhetorical ideas such as the EU showing its deepest concern about alleged human rights violations in Xinjiang and Tibet। उसके अलावा 2023 की ये EU चाइना की जो समिट रही इसके अंदर बयान उठाए गए EU के हवाले से, जिस पे डीपेस्ट कंसर्न रहा, उसने इल्जाम लगाए ह्यूमन वायोलेशन के जिंगजियांग और तिब्बत पर। Ironically, in the same breath, EU reaffirmed its support for Israel and its right to self defense। और ironically अगर देखें तो सेम तरीके से हम देख सकते हैं कि EU ने सपोर्ट की इसराइल की और इसराइल के सेल्फ डिफेंस की। द
वेस्ट एट दिस जंक्चर ऑफ हिस्ट्री इज मिसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर वेस्ट जो जंक्चर की हिस्ट्री में उसने मिसिंग कर रहा है अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट को। द वेस्टर्न डेफिनेशन ऑफ रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर इज इम्प्रैक्टिकल, कि यहाँ पर जो वेस्टर्न की डेफिनेशन है ना रूल रेगुलेशन या नॉर्म्स वाली, उनकी वर्ल्ड ऑर्डर की जो डेफिनेशंस हैं वो इम्प्रैक्टिकेबल हैं, ठीक है। एज द मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज मेनली द ग्लोबल साउथ, जैसे कि मेजोरिटी जो है वर्ल्ड की दुनिया की पॉपुलेशन की, तो वो ग्लोबल साउथ बना रही है। The self-serving analogy of good versus evil is a reduction conceptual notion। जो self-serving analogy है good versus evil की, वो reduction कर रही है यहाँ पे conceptual notion की। क्यों, कौन से conceptual notion की? वही के एक human rights की ये बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो उसको practicable नहीं बनाते हैं। While the EU has human rights concerns over alleged human rights abuse in China, जैसे कि एक तरफ हमें नजर आ रहा है EU के concern है कि वो human rights की बात करता है जो abuse हो रही है चाइना के अंदर। Elsewhere, it can turn a blind eye and play the rhetorical game of self-defense, right to fight, war for peace, and so on। और दूसरी तरफ क्या करता है, उसने blind eye रखी हुई है और एक बयानियों की गेम खेल रहा है सेल्फ डिफेंस वाली, इसराइल के लिए राइट टू फाइट की बात करता है, वॉर फॉर पीस की बात करता है, एंड सो ऑन। फॉर द EU, it could have been high time to present itself as truly humane by being impartial towards human atrocities। अगर EU में देखें तो ये हाई टाइम है प्रेजेंट करने के लिए अपने आप को ट्रूली ह्यूमेन, इम्पार्शियल ह्यूमन एट्रोसिटीज जो मुजालिम हो रहे हैं उनकी टूवर्ड्स, ठीक है। नंदीलेस बहरहाल दे अगेन चूज टू रिलाई ऑन देयर कन्फर्मेशनल बाइसेस, उनको जो है रिलाई करना होगा अपनी कन्फर्मेशनल बाइसेस पर, सपोर्टेड इसराइल वाइल कंडेमनिंग हमास, ठीक है। और सपोर्ट किया उन्होंने इसराइली को, कंडेम किया उन्होंने हमास को। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर हम दूसरा एक और अहम नुक्ता देखें, व्हाट डज द EU मीन बाय फ्री ट्रेड, तो EU का फ्री ट्रेड से क्या मुराद है? इट कैन नॉट कम्पीट इन एन ओपन मार्केट। एक तरफ तो यही है ना कि वो एक तरफ क्या वो ओपन मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकता। एंड व्हाई डज इट हैव एन अटमोस्ट डिजायर टू डीकपल विद चाइना, और दूसरी तरफ ये कि उसकी इतनी अटमोस्ट डिजायर है, ख्वाहिश है कि वो डीकपल कर ले चाइना के साथ उस वक्त में, व्हेन इट इज थ्रोइंग रेटरिक ऑफ डी रिस्किंग, जबकि वो दूसरी तरफ जो है वो डी रिस्किंग का बयानिया दे रहा है। Does de-risking mean that China must initiate a philanthropy trade, keeping in mind that the EU market is fragile? जबकि क्या de-risking का वो अपने जहन में रखते हुए चाइना इस चीज को ये कर ले, इनिशिएट ले आए फिलेंथ्रोपी का, इंसानियत की हमदर्दी के नाते वो ये देख ले, जबकि उसे ये पता है कि EU की जो मार्केट है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। एंड चाइनीज ट्रेडर्स मस्ट नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द ट्रेड गैप, और वो क्या वो ट्रेडर्स जो हैं वो एडवांटेज ना लें अपने ट्रेड गैप में से, चाइनीज ट्रेडर्स। माई आर्ग्यूमेंट में साउंड ट्रिवियल बट दैट इज द ट्रूथ ऑफ द डे। तो यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं कि मेरा जो आर्ग्यूमेंट है वो ट्रिवियल लगेगा, छोटा लगेगा, लेकिन ये ही ट्रूथ ऑफ द डे है। इफ द EU encourages चाइना टू ट्रिपल इट्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, यहाँ पर अगर चाइना इनकरेज करता है, चाइना EU इनकरेज करता है चाइना को ट्रिपल करने के लिए अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को, और डबल करने के लिए उसकी ग्रीन एनर्जी की जो एफिशिएंसी है 2030 तक, एंड वांट्स चाइना टू ज्वाइन द ग्लोबल मीथेन प्लेजेस, और अगर वो चाहता है कि ज्वाइन करे चाइना ग्लोबल का जो मीथेन अहद हुए हैं, देन द EU मस्ट डू द सेम। तो तब जो है वो EU को खुद भी लाजमी तौर पर सेम करना होगा, एंड स्टॉप पुटिंग द मैक्सिमम शेयर इन ग्लोबल वार्मिंग, और उसे अपनी जो मैक्सिमम शेयर है ना ग्लोबल वार्मिंग की तरफ उसको स्टॉप करना होगा। I think it is the right time for EU to see the actual picture of the global paradigm by putting this confirmational biases aside। तो यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं कि उनका यही ख्याल है कि ये सही वक्त है EU के लिए कि एक्चुअल पिक्चर जो है वो अगर ग्लोबल पैराडाइम की देखें तो वो पुट करें उसको, कन्फर्मेशनल बाइसेस को साइड पर रखते हैं। नेक्स्ट ईयर देयर विल बी द EU पार्लियामेंट इलेक्शन, यहाँ पर EU के पार्लियामेंट इलेक्शन होने हैं नेक्स्ट ईयर। आई होप द पीपल इलेक्टेड विल हैव द एबिलिटी टू ओवरथ्रो द रोटन मेमोरी ऑफ हेनरी किसिंजर। तो कह रहे हैं कि जो भी लोग वहाँ पे इलेक्टेड होंगे तो उनकी होप यही है कि एबिलिटी उनके अंदर मौजूद होगी कि जो रोटन मेमोरीज रही हैं हेनरी किसिंजर की वो ओवरथ्रो हो जाएंगी, एंड स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ रिलेशन विद द ग्लोबल साउथ विद अ न्यू नॉन वेस्टर्न परस्पेक्टिव। और एक नया चैप्टर रिलेशन का शुरू होगा ग्लोबल साउथ के साथ जिसमें नॉन वेस्टर्न परस्पेक्टिव होंगे। द ओनली सोल्यूशन टू हैव अ रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर इज अंडरस्टैंड, तो सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन यही है कि अंडरस्टैंड किया जाए रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को, एंड रिस्पेक्ट नॉन वेस्टर्न परस्पेक्टिव की रिस्पेक्ट की जाए। अदरवाइज many of these summits and their rhetoric will come and go। अदरवाइज तो ये इस तरह की समिट्स आएंगी, इस तरह के बयानी आएंगे और चले जाएंगे, बट विदाउट एक्चुअल मेडिएशन, लेकिन एक्चुअल मेडिएशन के बगैर ही होंगे। नथिंग टेंजिबल विल एवर कम आउट ऑफ इट, किसी किस्म का कोई टेंजिबल निकलकर, कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आएगा। टेक द एग्जांपल ऑफ द करंट EU चाइना समिट एंड स्माइल एंड काम एट द फेस ऑफ द प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं जो अभी करंट जो 7 दिसंबर को EU चाइना की समिट हुई, उसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, या फिर स्माइल थी जो कि कामनेस दिखा रही थी प्रेसिडेंट जी जिनपिंग चाइना के जो हैं उनके फेस के ऊपर। तो
उनकी मुस्कुराहट यही बता रही थी, इफ आई इन्फर दैट जी स्माइल वाज सेंडिंग अ मैसेज टू ईयू लीडर्स। तो यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं कि उनकी स्माइल से वो मैसेज ईयू के लीडर को यही दे रहे थे, दैट यू आर वेलकम टू से एनीथिंग, कि आपको वेलकम किया जाता है कि आप कुछ भी कह सकते हैं, बट दिस इज नॉट हाउ थिंग्स आर ऑपरेटिंग एंड विल ऑपरेट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किस चीज़ें कैसी होनी है, ये कैसे ऑपरेट करेंगी या फिर कैसे हो रही हैं, ये चीज़ आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली जो है वो आयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।